डियर स्टूडेंट्स, ये आपका BA 6th सेमेस्टर है। फाइनल ईयर के आप विद्यार्थी हैं। लेसन आपका 3rd चल रहा है और वीडियो भी 3rd है। हम फ्रांसीसी क्रांति के उदय के या परिस्थितियों के या कारणों पर चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखा कि उसमें राजनीतिक जो कारण थे, राजनीतिक कारण में भी जो बुर्बो वंश था उसका क्या योगदान था, जो लुई शासक थे, उनकी रानी थी, और उसके बाद उनकी दोषपूर्ण जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दोषपूर्ण जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। तो इसमें हमने सब पॉइंट, जो छठा पॉइंट था, ये आपका छठा पॉइंट था दोषपूर्ण शासन प्रणाली का, इसके सब पॉइंट हमने 3 कर लिए थे। अब हम चौथा पॉइंट करने वाले हैं। तो चौथा पॉइंट आपका है नागरिक अधिकारों का अभाव। नागरिक अधिकारों का अभाव। तो ये नागरिक अधिकारों का अभाव क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट है आपका। वैसे तो हम इसके बारे में पढ़ आए हैं कि वहाँ जो शासन था उसमें निरंकुशता थी, निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश ना हो। तो जहाँ निरंकुशता होगी वहाँ जनता के पास सामान्य अधिकार भी नहीं होते। तो यहाँ सामान्य अधिकार भी नहीं थे जनता के पास। वे किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते थे। रोमन कैथोलिकों को प्राथमिकता थी। रोमन जो कैथोलिक थे को सरकार में प्राथमिकता थी, उनको ठीक माना जाता था। जबकि प्रोटेस्टेंट जो थे उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। किसी भी व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर शक हो गया या शासक का आदेश पर गिरफ्तार किया जा सकता था किसी भी समय। जनता शासन व्यवस्था से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई बार अधिकारों की मांग कर चुकी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई बार जनता द्वारा अधिकारों की मांग जो है वो की जा रही थी, लेकिन मिलना तो कुछ था ही नहीं। लेकिन व्यवस्था पर सत्ता आसीन जो वर्ग था, व्यवस्था पर जो आसीन वर्ग था, वो अधिकारों की जो मांग थी या कोई भी जो मांग होती थी उसको अनसुना कर देते थे। मतलब कि जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं हो, नजरअंदाज कर देते थे, अनसुना कर देते थे। इसलिए जनता स्वतंत्रता, समानता, और जो इस क्रांति का तीसरा जो संदेश था, जो मुख्य नारा था, वो था बंधुत्व के आदर्शों के साथ क्रांति में कूद गई। लोगों को लगा कि ऐसे तो देंगे नहीं कुछ, तो लोग फिर इसी तरह से आए। 5वां बिंदु है अनुचित करों का भार। अनुचित करों का भार, उसको समझेंगे। फ्रांस में सरकार के आय व खर्च पर विचार करें तो आय व्यय पर विचार करें तो क्या समझ में आएगा? तो स्पष्ट होगा कि खर्च लगातार बढ़ रहा था। खर्च लगातार बढ़ रहा था।
इस अंतर को पूरा करने के लिए, अंतर पूरा करने के लिए सरकार अतिरिक्त कर लगा देती थी और करों का भार तो आम जनता पर ही पड़ता था। तो ये कर सामान्य जनता के ऊपर लगते थे, सामान्य जनता को ही ज़्यादा दुख होता था, अमीर आदमी तो सह भी लेता था, सामान्य जनता पर इसका भार पड़ता तो इससे दुखी होते। कुलीनों और पादरियों पर कर लगाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। देखो, कुलीन और जो पादरी थे उन पर तो कर लगाने का कोई प्रावधान ही नहीं था कि इनके ऊपर कोई कर लगाया जा सके। भले ही राज्य की संपदा पर, जबकि सर्वाधिक जो नियंत्रण था संपदा पर वो इन्हीं का था। जन सामान्य को सरकारी कर देने पड़ते थे के अतिरिक्त सामंतों को ये तो देना ही पड़ता था। इसके अलावा सामंतों को बेगार मतलब जबरदस्ती उनसे काम लिया जाता था, कुछ नहीं मिलता था, और वो भी कई प्रकार के कर लेते थे। चर्च को भी 1/10वां भाग जो है आय का देना पड़ता था, चर्च का हिस्सा अलग। इस तरह से जनता का 80% जो भाग था कमाई का, आय का, कर के रूप में चला जाता था। तो रहता कुछ था नहीं, इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। फिर आता है आपका बिंदु न्याय की अनुचित प्रणाली। न्याय की अनुचित प्रणाली, इसमें क्या खास बात थी इसको देखेंगे। न्याय व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई थी, ये कहना है। जनता का विश्वास उठ गया था। 17 मुख्य न्यायालय थे। न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए कानून लिखित नहीं थे। लिखित कानून हो तो उसका एक असर ज्यादा रहता है। नियुक्ति जो होती थी न्यायाधीशों की, नियुक्ति की कोई शर्त तय नहीं थी, कोई शर्तें तय नहीं, किसी को भी न्यायाधीश बना दिया जाता था। यहां तक कि इन न्यायाधीशों को सरकार की ओर से कोई वेतन नहीं मिलता था। वेतन नहीं मिलता इनको सरकार की ओर से, ये तो बहुत गलत बात थी। बल्कि विभिन्न मुकदमों से फीस ये लिया करते थे। मुकदमों से फीस लेकर काम अपना चलाते थे। अधिक पैसे वाले व्यक्ति अधिक पैसे वाले ज्यादा पैसे देकर अपने पक्ष में न्याय करवा लेते थे। एक प्रकार से तो यह रिश्वत ही थी। मुकदमा जीतने वाले प्राय ई पाइसिज नाम से एक विशेष भेंट, इसको बोलते थे ई पाइसिज नाम से एक भेंट दी जाती थी। ये रिश्वत ही तो थी कि जो जीता वो ये देगा, तो जीतने वाला थोड़ा सा फिर वो देकर ही आता था। न्यायालयों की कार्यप्रणाली एक रजिस्टर के अनुसार चलती थी, जिसमें शासक द्वारा कानून की व्याख्या का वर्णन होता था। एक रजिस्टर के अनुसार ये कार्रवाई चलती और इसमें शासक द्वारा कानून की व्याख्या होती थी। ये जो व्यवस्था थी, हमने भी पढ़ा था, प्रांतों में 400 तरह कानून थे, प्रांतों में अलग अलग ये रजिस्टर या कानून की व्याख्याएं थी। न्यायाधीश इस रजिस्टर को अपने पास रखते थे, लेकिन इस पर चलना शान के विरुद्ध समझते थे। इसके अनुसार कोई निर्णय वो नहीं करते थे। लियो गर्साय ने फ्रांस की न्याय व्यवस्था को इस शब्दों में व्यक्त किया है:
स्वेच्छाचारी और भ्रष्टाचारी न्यायालय थे। जो प्रशासन था न्यायालयों का वो ऐसा था, जटिल था। 7वां जो बिंदु है आपका वो है दोषपूर्ण प्रांतीय एवं स्थानीय शासन। दोषपूर्ण प्रांतीय और स्थानीय शासन, इसमें क्या है इसको हम देखेंगे। इसमें इससे पहले हम थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये बिंदु आपने पढ़ा, ये भी बिंदु आपका, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा। तो 2 बिंदु रह गए हैं इस वीडियो में, हम उनकी चर्चा करेंगे। दोषपूर्ण प्रांतीय एवं स्थानीय व्यवस्था के बारे में पहले, और फिर सैन्य व्यवस्था में कमियां। 40 प्रांतीय सरकारें थी, लेकिन ये केवल नाम मात्र की थी। वास्तविक जो अधिकार थे गवर्नरों को प्राप्त थे, और गवर्नर कौन होते थे? वो सामंत ही होते थे, सामंतों में से ही होते थे। ये गवर्नर भी राजा की तरह विलास भोगपूर्ण जो है, विलासिता का भोगपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लुई 13वें के प्रधानमंत्री रिसुल ने फ्रांस को राजनीतिक दृष्टि से 36 भागों में बांटा। इन्हें जनरलिटीज या इंटेडेंसीज कहा जाता था। इंटेडेंसीज रिसुल ने बांटा था 36 में। इनके अध्यक्ष को इंटेंडेंट्स कहा जाता। कुछ परिश्रमी भी थे, लेकिन अधिकतर जो थे वो आलसी थे। यथा राजा तथा अधिकारी, जैसे ही राजा था वैसे ही कुछ कुछ अधिकारी बनते गए। तो शीघ्र ही ये लोग भी अप्रिय हो गए। 30 जालिम भी कहा जाता था। फ्रांस के लेखकों ने इसको क्या कहा? 30 जालिम। आगे जो है जिलों में बटा हुआ था। फ्रांस में एक खास बात थी, न्यायिक जिले अलग तरह के होते थे, धार्मिक जिले अलग तरह के होते थे, शैक्षिक जिले अलग तरह के होते थे। तो ये एक अलग ही तरह की व्यवस्था थी। प्रांतों और स्थानीय इकाइयों को स्वप्रशासन का कोई अधिकार नहीं था। स्वप्रशासन का कोई अधिकार नहीं था। गांव के एक टूटे पुल का निर्माण का अगर प्रश्न है, या किसी सार्वजनिक भवन की छत का निर्माण का प्रश्न है, मरम्मत का निर्माण है, तो वो निर्णय पेरिस से ही लिया जाता था, वह भी एक लंबे विलंब के बाद। मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा देरी होती थी। तो कैसा प्रशासन होगा आप सोच सकते हैं। सैन्य व्यवस्था में कमियां। सैन्य व्यवस्था में कमियां। सैन्य व्यवस्था जो है रीढ़ होती है किसी भी राज्य की, रीढ़ की हड्डी होती है, परंतु ये भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर शासन तंत्र जैसा था, कठोर अनुशासन, खराब भोजन, वेतन न के बराबर, अच्छे हथियारों का अभाव, तो ये सारी चीजें लगातार युद्धों के कारण सैनिक अव्यवस्थाओं से सैनिक भी असंतुष्ट थे। यहाँ तो योग्यता को महत्व न देकर वही
होता था, पद बेचे और खरीदे जाते। फ्रांस की सेना को सैनिकों की इच्छा के बिना अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें लड़ने को भेजा। 3 नुकसान इसके होते हैं। पहला, सैनिकों को भी लगने लगा कि मरने के लिए भेजा जाना है, मरने के लिए भेज रहे हैं, तो सैनिक कुछ पलायन करके भाग गए। सेकंड, अधिकतर जो सैनिक थे वो सामान्य परिवारों से थे। इन सैनिकों पर अधिक खर्च किया गया जिससे जनता पर करों का भार बढ़ा। तो हजारों सैनिक मारे गए, तो उनको भी उचित सांत्वना भी उनके परिवार वालों को नहीं मिली। कुछ उनके परिवार की कोई देखभाल होनी थी वो भी इनके द्वारा नहीं हुई। थर्ड, सैनिकों ने बाहर रहते हुए स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र व अच्छे शासन के आदर्शों को करीब से देखा। तो वो भी सोचने लगे कि फ्रांस में क्यों सफल नहीं है ये चीज़ें, फ्रांस में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए उन लोगों ने फिर बाद में क्रांति में हिस्सा लिया इन्हीं आदर्शों के लिए। तो ये हमारी तीसरी वीडियो थी। चौथी वीडियो में हम सामाजिक कारण तथा गंभीर सामाजिक विषमताएं देखेंगे।